गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरू कर रहे हैं बीएससी पार्ट सेकंड पेपर फर्स्ट का चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या उप सहसंयोजी यौगिक क्या होते हैं। तो वे यौगिक जिनके अणु अथवा आयन के धातु परमाणु या आयन के साथ किसी ऋणायन या अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म युक्त उदासीन अणु जिसे लिगेंड कहते हैं ने उप सहसंयोजक बंध बना रखा हो तो हम इसे कहते हैं उप सहसंयोजी यौगिक। ठीक है, तो उप सहसंयोजी यौगिक के दो भाग हो गए। एक तो हो गया केंद्रीय धातु परमाणु या आयन और दूसरा हो गया ऋणायन या अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म युक्त उदासीन अणु जिसे हम लिगेंड भी कहते हैं। यानी कि लिगेंड जो होते हैं वो ऋणायनिक भी हो सकते हैं और उदासीन भी हो सकते हैं, और कभी कभी जो आपके लिगेंड होते हैं वो धनावेशित भी होते हैं। ठीक है, तो इन यौगिकों में जो धातु आयन और जो लिगेंड होते हैं वो संयुक्त रूप से एक अकेले आयन के रूप में व्यवहार करते हैं, इसलिए इन यौगिकों को हम संकुल या जटिल यौगिक भी कहते हैं। ठीक है, तथा इन आयनों को संकुल या जटिल आयन कहते हैं। तो इन यौगिकों का हमारे जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, जो है वनस्पति जगत और जंतु जगत दोनों के जीवन के अत्यंत महत्वपूर्ण पदार्थ जैसे क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन, विटामिन B12, इनमें क्या क्या पाए जाते हैं, मैग्नीशियम, आयरन और कोबाल्ट के ये उपसहसंयोजी यौगिक होते हैं। तो उपसहसंयोजी यौगिकों में एक केंद्रीय धातु आयन अथवा उदासीन परमाणु होता है जिसके चारों ओर निश्चित ज्योमेट्री में कुछ लिगेंड जो है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, तो कोई भी ऋणायन फॉर एग्जांपल साइनाइड या फिर लोन पेयर युक्त उदासीन अणु जैसे अमोनिया या फिर वाटर या फिर कोई भी उदासीन लिगेंड जो कि अपना इलेक्ट्रॉन युग्म यानी कि लोन पेयर दे करके केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने की प्रवृत्ति रखता है, उसे हम क्या कहते हैं, लिगेंड। यानी कि लिगेंड जो है ऐसी जो है ऋणायनिक या फिर उदासीन स्पीशीज होती है जो कि अपना लोन पेयर केंद्रीय धातु परमाणु या आयन को दे करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखता है, उसे अपन लिगेंड कहते हैं। ठीक है, तो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन जो है कितने लिगेंड्स के द्वारा घिरा हुआ रहता है, यह संख्या उस धातु की क्या कहलाती है, कोऑर्डिनेशन नंबर। यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर या उपसह संयोजन संख्या क्या कहलाता है, और ये किसकी प्रॉपर्टी है, यह केंद्रीय धातु परमाणु या आयन की प्रॉपर्टी है। यानी कि केंद्रीय धातु परमाणु या आयन कितने लिगेंड्स के द्वारा घिरा हुआ है, कितने लिगेंड्स के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रखा है, उसे हम कहते हैं उपसह संयोजन संख्या उस केंद्रीय धातु परमाणु या आयन की। फिर है उपसहसंयोजी यौगिक दो स्थायी यौगिकों के योग से बनते हैं, अतः हम इन्हें आणविक या योगशील यानी कि मोलिकुलर या एडिशन कंपाउंड भी कहते हैं। जैसे आपके पोटेशियम फेरोसाइनाइड जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो पोटेशियम साइनाइड और जो है आपके फेरस साइनाइड से मिलकर बना है। ठीक है, यानी कि दो स्थायी यौगिकों के एडिशन से बनता है। दो स्थायी यौगिकों के एडिशन से बनने के कारण इसे हम मोलिकुलर या एडिशन कंपाउंड्स भी कहते हैं। तो कुछ अन्य यौगिक भी आणविक अथवा जो है एडिशन कंपाउंड्स की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि ये इस प्रकार की जो है एडिटिव रिएक्शन के द्वारा बनते हैं। जैसे पोटेशियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट दोनों ही जो है स्टेबल कंपाउंड्स है। जब वाटर के साथ में इन दोनों की रिएक्शन होती है तो आपको जो है पोटेशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट की जब वाटर से रिएक्शन के द्वारा अपन को मिलती है पोटाश अलम, जिसे हम फिटकरी भी कहते हैं। ठीक है, तो देखो ये जो संकुल है वो वास्तव में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की श्रेणी में नहीं आते, बल्कि हम इन्हें कहते हैं डबल साल्ट। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि आणविक या जो है आपके एडिशन कंपाउंड दो प्रकार के हो गए, एक तो हो गया डबल साल्ट और दूसरा हो गया आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो डिफरेंस जो होता है डबल साल्ट और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में वो क्या है कि डबल साल्ट में क्या होता है कि योग करने वाले जो मूल यौगिक है उनका अस्तित्व बना रहता है। ठीक है, जबकि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो
दो कंपाउंड का योग होता है तो योग करने वाले मूल यौगिकों का अब अस्तित्व नहीं रहता है और वे जो है उपसहसंयोजक बंध बनाकर नए रूप में आ जाते हैं। यानी कि डबल साल्ट में तो क्या होता है कि जो एडिशन करने वाले कंपाउंड्स होते हैं उनकी आइडेंटिटी मेंटेन रहती है आफ्टर एडिशन, और जो आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में एडिशन के बाद में जो एडिशन करने वाले दोनों कंपाउंड्स होते हैं उनकी आइडेंटिटी लूज हो जाती है, बल्कि वे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाकर केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से जो है अपना अस्तित्व खो देते हैं और नए रूप में आ जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम कि संकुल यौगिक में ऋणायन, जिसे हम लिगेंड भी कहते हैं, और धातु के मध्य क्या पाया जाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड पाया जाता है, जबकि डबल साल्ट के अंदर क्या होता है, आयनिक बॉन्ड होता है। दूसरा जो डिफरेंस है कि एक मजबूत कोऑर्डिनेट बॉन्ड के कारण विलयन में संकुल के ऋणायन व धातु आयन क्या होते हैं, पृथक पृथक नहीं होते हैं। ठीक है, क्यों पृथक नहीं होते, क्योंकि जो है केंद्रीय धातु परमाणु या आयन और लिगेंड के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड पाया जाता है जो स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, जबकि डबल साल्ट में क्या होता है, ऋणायनों और धातु आयनों का स्वतंत्र अस्तित्व होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं होता है। आयनिक बॉन्ड जो है वो टूट जाता है सोल्वेलाइजेशन के कारण या हम बोले जलयोजन के कारण। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पोटेशियम फेरोसाइनाइड के विलयन में FeCN6-4 आयनों का परीक्षण तो संभव है, लेकिन आयरन +2 या फिर साइनाइड आयनों का परीक्षण जो है इस विलयन के माध्यम से नहीं किया जा सकता, क्योंकि विलयन में इन आयनों का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, इसके विपरीत पोटेशियम फिटकरी में एल्यूमिनियम +3 और सल्फेट दोनों आयनों का परीक्षण पॉसिबल है, क्योंकि विलयन में ये दोनों आयन अपना जो है आइडेंटिटी को बनाए रखते हैं, मेंटेन रखते हैं। ठीक है, तीसरा है आपके कि संकुल यौगिकों में केवल एक ही प्रकार के धनायन और ऋणायन होते हैं। उनमें जो भी आयन संकुल होता है वो तो हम जो है बड़े कोष्ठक यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, जबकि डबल साल्ट में एक से अधिक प्रकार के धनायन और ऋणायन संभव होते हैं और सूत्र का कोई भी भाग बड़े कोष्ठक में नहीं होता है। वर्नर्स थ्योरी, उपसहसंयोजी यौगिकों के रसायन में वर्नर का स्थान इस विज्ञान के जनक के रूप में माना जा सकता है। यानी कि जो वर्नर्स थ्योरी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की केमिस्ट्री में। तो उपसहसंयोजी यौगिकों की केमिस्ट्री में वर्नर का जो स्थान है वो हम मानते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के जनक के रूप में। ठीक है, तो अल्फ्रेड वर्नर स्विस केमिस्ट थे और उपसहसंयोजी यौगिकों के महत्वपूर्ण कार्य के लिए उन्हें 1913 में नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो सन 1892 में वर्नर ने कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया की भिन्न भिन्न अनुपात में क्रिया करवाकर कई प्रकार के कॉम्प्लेक्स यौगिक प्राप्त किए और उनका कलर भी अलग अलग था। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे COCl3.6NH3 का रंग नारंगी पीला, COCl3.5NH3.H2O का गुलाबी, COCl3.5NH3 का बैंगनी, COCl3.4NH3 का हरा बैंगनी, COCl3.3NH3 का नीला हरा। तो यौगिक जो आपके चार हैं COCl3.4NH3 के दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर होते हैं और ये दो भिन्न भिन्न रंगों में प्राप्त होता है, इसलिए हरा और बैंगनी बोला है हमने। तो इन प्रेक्षणों के आधार पर वर्नर ने जो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के रेफरेंस में अपना सिद्धांत दिया, अपना थ्योरी दिया, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न है। ठीक है, तो पहला है कि धातुओं के बंध या संयोजकताएं दो प्रकार की होती है, यानी कि केंद्रीय धातु परमाणु या आयन की जो वैलेंसी है वो दो प्रकार की है, प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, अब प्राइमरी वैलेंसी क्या है, जो आपके प्राइमरी वैलेंसी है वो आयनिक प्रकार की होती है, जबकि जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो नॉन आयनाइजेबल अथवा हम बोले सहसंयोजक दोनों प्रकार की हो सकती है। ठीक है, यानी कि प्राइमरी वैलेंसी हमेशा आयनिक होती है, आयोनाइजेबल होती है, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी जो है नॉन आयोनाइजेबल या सहसंयोजक दोनों प्रकार की हो सकती है। जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो ऋणायनों के द्वारा ही संतुष्ट होती है, जबकि जो आपकी सेकेंडरी वैलेंसी है वो ऋणायनों अथवा उदासीन दोनों प्रकार के लिगेंड्स के द्वारा सेटिस्फाई हो सकती है। ठीक है, किसी धातु के लिए सेकेंडरी वैलेंसी का मान क्या होता है, फिक्स होता है, जो कि उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। ठीक है,
जैसे किसी धातु का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है या किसी धातु का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो सेकेंडरी वैलेंसी का मान क्या रहेगा, फिक्स रहता है। तो किसी धातु की जो प्राइमरी वैलेंसी से केंद्रीय धातु परमाणु के ऑक्सीकरण अंक की हमें जानकारी मिलती है। और 5वां पॉइंट है कि एक ऋणायन जो है वो केंद्रीय धातु परमाणु की प्राइमरी अथवा सेकेंडरी अथवा दोनों प्रकार की वैलेंसी संतुष्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इन नियमों के आधार पर वर्नर ने इन कोबाल्ट संकुलों के लिए संरचनाएं सुझाई। तो ये यहाँ पर ये कोबाल्ट संकुलों के लिए कुछ संरचनाएं दी हुई है। ठीक है, तो इन संरचनाओं में जो डॉटेड लाइन है वो तो बता रहा है आपकी प्राइमरी वैलेंसी, जबकि जो सॉलिड लाइन है वो सेकेंडरी वैलेंसी को शो कर रहा है। याद रखना है कि प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल होती है, सेकेंडरी वैलेंसी जो है आपके नॉन आयनाइजेबल या कोवलेंट दोनों प्रकार की हो सकती है। और जो है आपके प्राइमरी वैलेंसी से हमें केंद्रीय धातु परमाणु के ऑक्सीकरण अंक की जानकारी मिलती है, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी से हमें कोऑर्डिनेशन नंबर की जानकारी मिलती है और ये हमेशा फिक्स रहता है। ठीक है, और जो आपके प्राइमरी वैलेंसी जो है वो हमेशा ऋणायनों के द्वारा सेटिस्फाई होती है, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी जो है ऋणायन या फिर उदासीन अणु यानी कि किसी भी लिगेंड के द्वारा सेटिस्फाई हो सकती है। ठीक है, अब है आपके वर्नर सिद्धांत का प्रायोगिक सत्यापन। ठीक है, तो निम्न प्रयोगों द्वारा वर्नर सिद्धांत की पुष्टि की जा सकती है। पहला है आपके आयनिक अभिक्रियाएं। तो उपयुक्त कोबाल्ट संकुलों में प्राइमरी वैलेंसी से जुड़े परमाणु या समूह क्या है, आयनाइजेबल प्रकृति के होते हैं, आयनिक प्रकृति के होते हैं, इसलिए ये आयनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं। तो उपयुक्त कोबाल्ट संकुलों में जो पहला संकुल है CuCl3.6NH3 वो सिल्वर नाइट्रेट के साथ में क्रिया करके क्या होता है 3 मोल AgCl के प्रेसिपिटेट बनाता है। ठीक है, इनकी CuCl3.6NH3 जब इसके सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन होगी तो क्या होगा AgCl के 3 मोल का प्रेसिपिटेट हमें मिलेगा। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं CuCl3.6NH3 में कि यहाँ पर जो है ऋणायन क्लोराइड वो प्राइमरी वैलेंसी बता रहे हैं। तो यानी कि ये केंद्रीय धातु परमाणु के हमें ऑक्सीकरण अंक की जानकारी देंगे, तो केंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीकरण अंक क्या हो गया +3, क्योंकि यहाँ पे 3 क्लोराइड ऋणायन है। और जो है यहाँ पे सेकेंडरी वैलेंसी को कौन सेटिस्फाई कर रहा है 6 अमोनिया। ठीक है, तो इससे क्या कंक्लूजन निकला कि इस संकुल में 3 क्लोरीन परमाणु आयनिक प्रकृति के हैं, अर्थात तीनों ही कोबाल्ट के साथ में प्राइमरी वैलेंसी द्वारा जुड़े हुए हैं। अतः कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +3। ठीक है, और इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 6। और ये जो 6 सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो अमोनिया अणुओं के द्वारा सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, तो हम इसकी संरचना को कैसे दर्शाएंगे कि केंद्रीय धातु परमाणु या आयन यहाँ पर है कोबाल्ट +3। ठीक है, और यहाँ पर जो है 6 अमोनिया का नाइट्रोजन परमाणु जो है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, अब है आपके इसी प्रकार से CuCl3.5NH3 जब है सिल्वर नाइट्रेट के साथ में रिएक्शन करता है तो 2 मोल AgCl के प्राप्त होते हैं, जिससे हमें क्या पता चला कि 3 क्लोराइड में से 2 क्लोराइड ही आयनिक प्रकृति के हैं और प्राइमरी वैलेंसी को शो कर रहे हैं, जबकि जो तीसरा क्लोराइड है वो हम बता रहा है सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में। यानी कि सेकेंडरी वैलेंसी जो है कोबाल्ट +2 में यहाँ पर जो है 5 तो अमोनिया और 1 क्लोराइड के द्वारा सेटिस्फाई हो रही है, और जो है 2 क्लोराइड जो है वो प्राइमरी वैलेंसी का हिस्सा है। ठीक है, यानी कि इसमें क्लोरीन के 2 परमाणु ऐसे हैं जो कि आयनिक प्रकृति के हैं। तो इस यौगिक को जो है हम बोलेंगे कि एक क्लोरीन परमाणु दोहरी प्रकृति दर्शा रहा है, वह कोबाल्ट की प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वैलेंसी को एक साथ संतुष्ट कर रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम बात करें CuCl3.4NH3 की जब सिल्वर नाइट्रेट के साथ में रिएक्शन करवाई जाएगी तो केवल एक AgCl का प्रेसिपिटेट मिल रहा है, 1 मोल AgCl का अवक्षेप यहाँ पे मिल रहा है। तो हमें क्या पता चला कि 3 क्लोराइड में से 2 तो सेकेंडरी वैलेंसी का हिस्सा है और 1 प्राइमरी वैलेंसी का हिस्सा है। और हम देख रहे हैं कि हमेशा जो है कोबाल्ट के लिए सेकेंडरी वैलेंसी फिक्स है, वो कितनी है 6, जिसमें से पहले यौगिक में तो सेकेंडरी वैलेंसी 6 के 6 अमोनिया मोलिक्यूल के द्वारा सेटिस्फाई थी, दूसरे कंपाउंड में 5 अमोनिया और 1 क्लोराइड, और तीसरे में 4 अमोनिया और 2 क्लोराइड के द्वारा सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई
हो रही है। ठीक है, यानी कि इस अणु में क्लोरीन का एक ऋणायन तो कोबाल्ट की प्राथमिक संयोजकता को संतुष्ट करता है, जबकि शेष 2 जो क्लोराइड आयन है वो कोबाल्ट की प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों प्रकार की वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो, और संकुल जो है COCl3.3NH3 सिल्वर नाइट्रेट के साथ में कोई पीपीटी नहीं देता। इसका मतलब क्या हुआ कि एक भी क्लोरीन परमाणु ऐसा नहीं है जो आयोनाइजेबल हो या जो कोबाल्ट के साथ में आयनिक बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ हो, अर्थात तीनों क्लोराइड आयन जो है कोबाल्ट के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए हैं और कोबाल्ट की प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों प्रकार की वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, तो हम इसकी संरचना को इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं, यानी कि संरचना जो एक है या पहला जो कंपाउंड है उसमें 6 अमोनिया अणु थे, जो कि अमोनिया अणु में नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो कोबाल्ट के साथ में जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। फिर सेकंड जो कंपाउंड है उसमें 1, थर्ड में 2 और फोर्थ स्ट्रक्चर में 3 जो क्लोराइड है वो प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, जब ऋणायन सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करता है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, और जब प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करता है तो वो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के साथ में आयनिक बॉन्ड बनाता है। ठीक है, अब है आपके हिमांक में अवनमन तथा चालकता प्रयोगों के संयुक्त निष्कर्ष भी वर्नर सिद्धांत की पुष्टि करते हैं। ठीक है, तो हिमांक में अवनमन के प्रयोगों से पदार्थ के कणों की संख्या ज्ञात कर सकती है। ठीक है, जबकि चालकता के प्रयोगों से आवेश की संख्या को ज्ञात किया जाता है। ठीक है, यानी कि हिमांक में अवनमन जो है वो अणु संख्या गुणधर्म है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, जिससे हम पदार्थ के कणों की संख्या ज्ञात करते हैं, जबकि कंडक्टिविटी के एक्सपेरिमेंट से हमें जो है आवेश की संख्या को पता लगा सकते हैं। तो कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया के संकुलों के हिमांक में अवनमन और चालकता के प्रयोगों से हमें क्या पता चला कि जो है जैसे जैसे हम संरचना 1 से संरचना 4 की तरफ चलते चले जाते हैं, वैसे वैसे जो है हिमांक में अवनमन और हिमांक में अवनमन क्या होता है, आपके बढ़ता चला जाता है, और चालकता क्या होती है, घटती चली जाती है। ठीक है, तो जो है इस आधार पर वर्नर सिद्धांत की क्या होती है, पुष्टि होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यानी कि जो है हिमांक अवनमन के प्रयोगों से कणों की संख्या कितनी आई, कणों की संख्या जो है वो घट रही है, यानी कि पहले जो कंपाउंड है COCl3.6NH3 वहाँ पर कितने हैं कण, 4 कण हैं। एक तो है आपके CONH3 का होल 6 +3 और 3 क्लोराइड आयन, यानी कि 4 कण हैं। दूसरे कंपाउंड में 3 कण रह गए आपके CONH3 का होल 5 Cl आपके जो है चार्ज आया है यहाँ पर केंद्रीय धातु धनायन कोबाल्ट +3 पर +3, और यहाँ पर 2 आपके क्लोराइड आयन होंगे। ठीक है, ऐसे ही 2 और 1 कण रह गए, और चालकता भी कम होती चली जा रही है कणों की संख्या के घटने के साथ साथ। यानी कि वर्नर सिद्धांत की एक और इम्पोर्टेंट बात क्या है कि उन्होंने संकुल या उपसहसंयोजक आयन अथवा अणुओं की निश्चित आकृति दी। उन्होंने कहा कि केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के चारों ओर समस्त लिगेंड एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित रहते हैं, और इसी कारण जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो है स्टीरियो आइसोमेरिज्म पाई जाती है, त्रिविम समावयवता पाई जाती है। फॉर एग्जांपल ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है उनकी स्ट्रक्चर होगी ऑक्टाहेड्रल, और जिनकी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है वो 2 प्रकार की ज्योमेट्री शो कर सकते हैं, या तो स्क्वायर प्लेनर या फिर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ठीक है, तो इस प्रकार जो है वर्नर सिद्धांत यौगिकों के लिए आधारभूत सिद्धांत माने जाते हैं, और इसलिए वर्नर को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के फादर की संज्ञा दी जाती है। ओके।